बहुत जल्द ये मकबूल यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में नज़र आ रही है। आप क्या देख रहे हैं कि ये बिज़नेस और लॉ और उसके बाद अगर हम सॉलिसिटर या हम रजिस्टर वाली साइड पे जाते हैं, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कैसी फैसिलिटीज़ दे सकती है? आज तक जब से ये डिपार्टमेंट हमने बनाया है 0.1% बच्चा भी स्टेज पे नहीं आया कि रिफंड मांगे, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है वो पहले दिन से बच्चे के साथ इतना इन लाइन होता है कि दे मेक श्योर कि बच्चे को हर वो जगह पता है, जहाँ जॉब फेयर है, सीवी कैसे बनाना है, इंटरव्यू देना कैसे, इंटरव्यू रिप्रेजेंट कहाँ करना है, वो आपका ही फ़ायदा है। तो वो डॉक्यूमेंट एक तरीका होता है आपसे अरेंज करा कर रखने का। अभी जैसे यूके की नई पॉलिसी आई है, बिल्कुल। उन्होंने एयरपोर्ट पे बैनर लगा दी, जब बच्चा आ रहा है उसका कैश हो, अकोमोडेशन की बुकिंग हो और स्टेटमेंट्स भी हो। सो वो लोग जो अपनी स्टेटमेंट्स को मनूवरिंग करके किसी भी तरीके से लेके यूनिवर्सिटी स्टेज तक अगर ले भी जाते थे, अब अगर वो एयरपोर्ट जा रहे हैं उनकी अपडेटेड स्टेटमेंट नहीं है मेंटेन, तो वहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर सीरीज़ पैरागॉन एड पॉडकास्ट। आज की जो यूनिवर्सिटी और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, अपने नाम और यूनिवर्सिटी लोकेशन के लिहाज से बहुत मकबूल है। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, जिसको हम खुद भी भाई कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट। फरहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नाम के लिहाज से बहुत मकबूल पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद ये यूनिवर्सिटी है। अ, नाम से तो लगता है कि सिर्फ लॉ से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं यहाँ पे ऑफ़र होते हैं, जबकि अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कैंपसेस के एतबार से और कोर्सेज के एतबार से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पे। स्टूडेंट्स के साथ साथ कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे पाई जाती है। थोड़ा सा बताइएगा फील्ड के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में फरहान भाई। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और आज से इस इनवाइट करने के लिए, ताकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बात कर सकें और बेहतर तरीके से इसके बारे में जान सकें। सो इफ़ आई स्टार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो स्टार्ट हुआ वो एक कॉलेज 1962 से इसकी हिस्ट्री चलती आ रही है। देन वी स्टार्टेड एलएलएम, इसके अंदर स्टार्ट हुआ, लॉ हुआ, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बनी। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल एज वेल। तो जैसे आपने कहा कि नाम से बिल्कुल ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज जस्ट अबाउट लॉ, मगर ऐसा एक्चुअली नहीं है। वी हैव एक्सलेंट कोर्सेज अदर देन लॉ। हम बेशक लॉ का वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है इन यूके। हमारे पास लॉ के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बार है, सॉलिसिटर है, एलएलएम में बहुत सारी वैरायटी है। वी हैव 25 स्पेशलाइजेशन एलएलएम। अलोंग विद दैट हमारे पास बिजनेस में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। वी हैव कंप्यूटर साइंस, वी हैव साइकोलॉजी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच वी हैव, जो कि हम ऑफर करते हैं बच्चों को। हमारे पास एमबीए भी है, हमारे पास एमएसए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, हमारे पास मार्केटिंग में कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, लीडरशिप एचआर है। सो a lot of courses. Then we have computer science, then we have psychology in masters. इसी तरह अंडर में बिजनेस के कोर्सेज हैं, बिजनेस विद लॉ है, हमारे पास अंडर में माशाल्लाह टॉप अप भी आ गए हैं। तो लॉट ऑफ कोर्सेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बाय टाइम बहुत इवॉल्व हुई है। हमने ना सिर्फ वन ऑफ द लीडिंग लॉ यूनिवर्सिटी है, वी आर ऑल्सो वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट लॉज ने एलएलबी ऑनलाइन शुरू किया। बिल्कुल देन नाउ वी ऑल्सो हैव, जैसे आपने बताया कैंपस है, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे कैंपस हैं। उसके साथ-साथ हमारे पास एक ऑनलाइन कैंपस भी है। यूला का एक स्पेसिफिक ऑनलाइन कैंपस है, जिसके अंदर खाली ऑनलाइन कोर्सेज़ को वहाँ पे उसके थ्रू हैंडल किया जाता है। अलोंग विद दैट वी हैव मल्टीपल कैंपसेज़। हमारे पास लंदन में 2 कैंपस हैं, हमारे पास ब्रिस्टल में कैंपस है, मैनचेस्टर में कैंपस है, हमारे पास लीड्स में कैंपस है। इसके अलावा ना सिर्फ यूलॉ की अपनी कैंपसेज़ में, हमारे पास और ऐसी 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर कुछ रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी हैं जो हमारा लॉ पढ़ाती हैं। दे बिलीव कि व्हेन इट्स कम टू लॉ इन यूके, सो यूलॉ इज़ द बेस्ट हू टॉट दिस। तो उनके कैंपसेज़ में हमारा लॉ पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर से 2 जी, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं बिल्कुल। और बाकी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से कोई भी छोटा नाम नहीं है। सो दे ऑल बिलीव दैट वी आर द बेस्ट व्हेन इट्स कम टू लॉ। बिल्कुल, अगर आप लॉ से रिलेटेड जो हमारी ये सीरीज़ है इसमें हम डिफरेंट कोर्सेज़ से रिलेटेड डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ये पॉडकास्ट सीरीज़ जो स्पेशली पॉडकास्ट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड जिन भी क्यूरीज़ जो आपके माइंड में है, वो आज हम एज़ अ स्टूडेंट एड्रेस करेंगे फरहान भाई से, ताकि जो क्यूरीज़ लॉ के स्टूडेंट उनके माइंड में होते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करके आपके आंसर्स को यहाँ तक लेके आया जा सके। फरहान भाई, जिस तरह आपने ये बताया कि कई अच्छी नामवर यूनिवर्सिटीज़ और रसल ग्रुप लॉ से रिलेटेड कोर्सेज़ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से ऑब्वियसली उस चीज़ में असिस्टेंस लेती है।
थोड़ा-सा इस चीज़ को हम अगर एक्सप्लेन थोड़ा-सा डिटेल डिस्कस कर सकें कि लॉ से रिलेटेड एलएलएम के अलावा बार के काफ़ी कोर्सेज़ हैं और एक बार कोर्स होता है और एक सॉलिसिटर वाली साइड पे। थोड़ा-सा इसमें अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि इसमें डिफ़रेंस क्या है, ताकि जो ऑडियंस है उसको भी आइडिया हो सके कि एक बार है, वो कौन-सी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट करते हैं और एक जो सॉलिसिटर है वो बेसिकली क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़रा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। अली, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बिल्कुल, जो आपका आखिरी लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अनफॉर्चुनेटली हमारा उनके काम लॉ से बहुत लिंक है। सो हम बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स भी मिलते हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनको भी एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता, उनको भी पाकिस्तान ग्रेजुएट को ये रूट नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसको ना बड़े आसान, अगर मैं देसी अल्फाज में बताऊँ ना, कि बिल्कुल। बैरिस्टर और सॉलिसिटर का फ़र्क क्या है यूके में। बैरिस्टर इज़ द हाईएस्ट थिंग व्हेन इट्स कम टू लॉ इन यूके। बैरिस्टर वो होता है जो आपके कोर्ट में, आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। कोर्ट ऑफ लॉ में जो जाके आपका केस लड़ेगा, वो बैरिस्टर है, वो रिप्रेजेंट करेगा। सॉलिसिटर वो आदमी है जो उसके बैक पे सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको आप कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा, प्रिपेयर करेगा। कोई भी बैरिस्टर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकता जो किसी सॉलिसिटर से बैक नहीं हुआ होगा। इसी तरह कोई भी सॉलिसिटर डॉक्यूमेंट्स को बैरिस्टर की गारंटी में खुद जाके उनकी बेस पे केस नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। सो ये दोनों हैंड्स इन हैंड चलते हैं। हायर बेसिक हम उसको कहते हैं, बैरिस्टर ऊपर है, बट दोनों की अपनी भी इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ एक तीसरी चीज लिंक है जो कि सबसे बड़ी ब्यूटी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स में एलएलएम ग्रेजुएट्स, यस। दे फील कि आप एलएलएम करने के बाद आप केस लड़ सकते हैं या आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एलएलएम इज अ डिफरेंट कैटेगरी। मैं अगर इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरह मैंने इसको समझा, कि आप अगर देखें, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक जनरल सर्जन है और एक हार्ट सर्जन हार्ट है, सर्जन है, बिल्कुल ऐसे। एक इस तरह किसी और डायबिटीज से रिलेटेड, तो उनकी अपनी स्पेशलाइज है। यस। जो बैरिस्टर और सॉलिसिटर होते हैं वो जनरल एक होते हैं जो ओवरऑल सारे रिप्रेजेंट करते हैं। मगर अगर एक बैरिस्टर, जरूरी नहीं हर बैरिस्टर क्रिमिनोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो, बिल्कुल मैरीन ऐसे। लॉ में भी एक्सपर्ट हो, फैमिली लॉ में भी एक्सपर्ट हो। तो जब उनके पास इस तरह केसेस आते हैं तो उनके चैम्बर्स में, बैरिस्टर के चैम्बर में सॉलिसिटर भी होता है बिल्कुल। और एलएलएम ग्रेजुएट्स होते हैं। वो एलएलएम ग्रेजुएट्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, अच्छा ये मेरीन लॉ का केस है, इसको क्या इसके अंदर स्पेशलिटीज चीजें आएंगी, ये फैमिली लॉ है, इसके अंदर क्या चीजें आएंगी। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं। और बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको भी फर्दर डिस्कस करते हैं, जो पाकिस्तान से एलएलबी करने के बाद भी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल। ये आपने बड़ा अच्छा जो है ना वो एक्सप्लेन किया फरहान भाई कि बैरिस्टर और सॉलिसिटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। थोड़ा-सा हम इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं फरहान भाई। हमारे यहाँ जो एलएलबी प्रोग्राम है वो 5 इयर्स का है ऑब्वियसली आफ्टर द इंटरमीडिएट। यूके में 3 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम है, एलएलबी भी वहाँ पे 3 इयर्स की है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, जो राउट लेते हैं वो एलएलएम या फिर हम बीपीसी, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं बाहर के जिसमें हम जो एक एग्ज़ाम के तौर पे लेके आप उसको वो अपनी कंट्री, होम कंट्री या इंटरनेशनल में जाके भी किया जा सकता है, लेकिन उसका राउट ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ से जो स्टूडेंट देखे जाते हैं वो ज़्यादातर एलएलएम का राउट लेते हैं। एलएलएम में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं और मेरे ख़्याल से ग़ालिबन काफ़ी ज़्यादा कैंपसेज़ में वो ऑफ़र हो रहे हैं। एलएलएम के अलावा अगर हम बिज़नेस की भी बात करें, तो बिज़नेस का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल नज़र आता है। लेकिन अगर हम इनटेक्स की बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, मल्टीपल इनटेक्स, इस तरह की क्या वजूहात हैं लॉ से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड और इनटेक्स के लिहाज से? इतनी बड़ी तादाद में और बहुत जल्द ये मकबूल यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में नज़र आ रही है। आप क्या देख रहे हैं कि ये बिज़नेस और लॉ और उसके बाद अगर हम सॉलिसिटर या हम बैरिस्टर वाली साइड पे जाते हैं, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कैसी फैसिलिटीज़ दे सकती हैं? अच्छा अली, मल्टीपल क्वेश्चन इन दिस, मैं इनको कोशिश करूंगा वन बाय वन सबको टेकअप करूं। डू टेल मी अगर कुछ में से मिस आउट हो जाए। अच्छा अली, देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि लॉ के ऊपर अगर हम बात करते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को जो यूनिक करती है चीज़, उसमें एक ये है कि हमारे पास वी हैव मोर देन 100,000 एलुमनाई नेटवर्क, और जिसमें से मेजर लॉ के एलुमनाइज हैं। तो हमारे पास जो एक एलुमनाई है लॉ का जो नेटवर्क है, दैट्स मैसिव इन यूके। अच्छा, जैसे आपने बात की कि लॉ में बैरिस्टर में बच्चे ने जाना है या सॉलिसिटर में जाना है, पाकिस्तान से 5 साल का एलएलबी किया है। मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड में बताऊँ, कोई भी बच्चा जो किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा है, टॉप कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, व्हाटएवर ही डू, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का जब करिकुलम पढ़ के वो एलएलबी 5 साल का कर रहा है, वो बैरिस्टर और सॉलिसिटर के लिए एलिजिबल नहीं है ये।
वो यूके के लिए, और नॉट जस्ट विद लॉ, वो यूके के लिए एक नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट है। बिल्कुल ऐसे। नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट का मतलब है कि एक एलएलबी पाकिस्तान का और एक बीबीए वो बराबर है। उन दोनों का एंट्री रूट इज सेम। उनमें कोई कैटेगरिकली फर्क नहीं, बिकॉज दे बिलीव कि हमारा जो लॉ है वो ऑब्सलीट है, काफी पुराने हम स्टैंडर्ड से चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वो अप टू द मार्क नहीं है। सो लॉजिकली पाकिस्तान से कोई बच्चा जिसने पाकिस्तानी एलएलबी किया है वो एलिजिबल नहीं है बैरिस्टर सॉलिसिटर के लिए। सिर्फ एक कैटेगरी है जो पाकिस्तान में पढ़ते हुए आपको एलिजिबल करती है डायरेक्ट बैरिस्टर सॉलिसिटर के लिए, वो कैटेगरी है एक्सटर्नल डिग्री। बिल्कुल ऐसे। जो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ 3 इयर्स की यहाँ से होती जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल डिग्री यहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट हैं जो उसको पढ़ाते हैं। सिर्फ वो बच्चा अगर वो अपने ग्रेड्स को मीट कर रहा है, है। बिल्कुल। वो डायरेक्ट जा हो सकता जा है। रहा है। अच्छा, अब सवाल आता है कि हमारा मेजॉरिटी जो लॉ का बच्चा है वो 90% से ऊपर तो लोकल पढ़ रहा है, वो कैसे जाएगा? उनके लिए 2 रूट हैं आइडली। कुछ बच्चे एलएलएम का रूट लेते हैं, आई नेवर सजेस्ट दैट, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हर एलएलएम आपको क्वालिफाई नहीं करता बार या सॉलिसिटर। या सॉलिसिटर के लिए। जो 2 चीज़ें आपको गारंटी क्वालिफाई करती हैं, वो एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीएल जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और एक है एमए लॉ कन्वर्जन। बिल्कुल। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ना, या एमए लॉ आप करते हैं। सो एमए लॉ कन्वर्जन वो बच्चा करता है जो टोटली नॉन लॉ बैकग्राउंड से है, या एमए लॉ वो कर सकता है जो एलएलबी से आ रहा है, तो कन्वर्जन कोर्स वो करेगा जो बीबीए से आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस हमेशा एमए लॉ कन्वर्जन है। £2000 का फीस का फ़र्क ज़रूर है दोनों में, ज़्यादा एमए लॉ मगर उसकी वजह है, एमए लॉ कन्वर्जन इज़ अ लेवल 7 डिग्री। जैसे आपको होता है यूके में अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं, जो पीजीडीएल है वो एक डिप्लोमा है। बिल्कुल ऐसे। डिप्लोमा की जॉब मार्केट, जो डिप्लोमा का पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, बिल्कुल। डिप्लोमा की फ्यूचर मार्केट्स इज़ वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। डिप्लोमा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। पॉइंट टुवर्ड्स इमिग्रेशन इज़ वेरी डिफरेंट। मेरा हमेशा ये बिलीव है कि बच्चे को एमएलओ कन्वर्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका एक बैकअप होता है ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, या उसको ये लगा कि मैं लॉ नहीं पढ़ सक रहा हूँ आगे और मैं बार या सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद एमएलओ कन्वर्जन की एक डिग्री होगी, वो अपने आप को किसी लॉ की फील्ड में एडजस्ट कर सकेगा। सो ये एक बेसिक डिफरेंस जो बच्चे कर सक जिसके थ्रू बच्चे जा सकते हैं, दैट्स ओनली थिंग। जहाँ तक आपने बात की बिजनेस, ये चीज़ें कैसे हमारे पास हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप यूलॉ में बिज़नेस करना क्यों जाएँ? व्हाट इज़ द रीज़न? तो लॉ की यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको एक ऐसा स्टैट बताता हूँ जो कि मेरी नॉलेज के हिसाब से दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती। वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो आपको गारंटी करती है कि अगर आपने जब हमारे पास आए, एमएससी की, एमबीए किया, आपने एमएससी में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया, इसने कोई भी कोर्सेज़ किए, और आपको 9 मंथ्स के अंदर जॉब नहीं मिली प्रॉपर व्हाइट कॉलर। देखिए, आपके जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो पूछते हैं कि बच्चे को जॉब नौकरी ले देंगे आप? अच्छा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नौकरी नहीं दे सकती, मगर हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चे को इस तरह तैयार करें। हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका हम उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस, जो हमारी वेबसाइट में मेंशन है, ज़ुबानी नहीं है, कि अगर बच्चे ने 9 मंथ में अपनी जॉब सिक्योर नहीं की, हम आपको आपकी फीस वापस कर देंगे। दैट्स द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो स्टैट देती है, जो बिज़नेस के बच्चों को हम देती है, एलएलएम, एसक्यू1, एसक्यू2 को भी देते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि आप बच्चा या तो 50% हमसे कैशबैक ले ले, 50% कोर्स टॉप अप कर ले। बच्चे की मर्ज़ी है। अच्छा, इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आज तक जब से ये डिपार्टमेंट हमने बनाया है, 0.1% बच्चा भी स्टेज पे नहीं आया कि रिफंड माँगे। क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, वो पहले दिन से बच्चे के साथ इतना इन लाइन होता है कि दे मेक श्योर कि बच्चे को हर वो जगह पता हो, जहाँ जॉब फेयर है, सीवी कैसे बनाना है, इंटरव्यू देना कैसे, इंटरव्यू रिप्रेज़ेंट कहाँ करना है, कौन-सी फर्म में अप्लाई करना है, कौन-सी में नहीं करना। तो बच्चे को इस तरह शुरू से लेके चलते हैं कि इन द एंड बच्चा अपनी जॉब को सिक्योर कर लेता है और उसका जो मकसद है, वो पूरा हो जाता है। मतलब ये बात जो हम सुनते हैं और हमारे कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को मेक श्योर भी करते हैं, जो एक लोग समझते हैं शायद ये रूमर है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप यू लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में बिजनेस से रिलेटेड कोर्स में जा रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ देती है कि अगर आपको विद इन 9 मंथ्स जॉब नहीं मिली तो आपकी फ़ीस रिफंड है। बिल्कुल, और ये हमारी वेबसाइट पे पोस्टेड है बाय नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस। कोई भी बच्चा गूगल पे जाके लिखे यू लॉ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस, आपको सीधा हमारी वेबसाइट का लिंक आएगा, जिस पे सारी डिटेल्स की मेंशन है। बिल्कुल ठीक है। फरहान भी अगर हम कैंपसेस की बात करें, डिफरेंट कैंपसेस हैं इंग्लैंड के अंदर। थोड़ा-सा अगर हम इन्फ्लक्स देखें, चूँकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुमाया सामने आती है कि लोगों का रुझान लंदन साइड में बहुत ज़्यादा है और आपके 2 कैंपसेस वहाँ पे हैं। तो आप क्या देखते हैं? आपकी क्या प्रेफ़रेंस है इतने ज़्यादा कैंपसेस होने के बाद? आप स्टूडेंट को एज़ सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, आप इस फ़ील्ड में हैं और यूनिवर्सिटी के बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन-सी लोकेशन स्टूडेंट के लिहाज से परफ़ेक्ट हो सकती है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जॉब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है।
देखिए, अली जैसे जॉब एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हमारे अंदर यूएसपीज़ है, हमारा 94% ऑलमोस्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशियो है व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट व्हेन इट्स कम टू लॉ यूनिवर्सिटी इन यूके। हमारे जो कैंपस है वेरी वेल लोकेटेड, वेरी वेल डिज़ाइन्ड है। क्योंकि हमें ये पता है कि हर बच्चा यूके जब जा रहा है लंदन नहीं जाएगा, बिल हर बच्चा मैनचेस्टर नहीं जाएगा, बर्मिंघम नहीं जाएगा। तो हमारे जो में एक तो पहली बात है कि लंदन व्हिच इज़ हब, वहाँ पे 2 कैंपसेस ज़रूर हैं। उसके अलावा अगर आप अदरवाइज़ फाइनेंशियल हब या मेन सिटीज़ देखते हैं यूके में, बर्मिंघम, वहाँ पे हमारा कैंपस है, मैनचेस्टर हमारा कैंपस है, लीड्स हमारा कैंपस है, ब्रिस्टल हमारा कैंपस है और वो सारे बड़े सेंट्रल लोकेशन पे कैंपसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। सो हम बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि आपने इनसाइड लंदन जाना है, आउटर लंदन जाना है, कि यूजुअली अगर आप पाकिस्तान कम्युनिटी को भी देखते हैं तो मोस्टली यही वो जगह हैं जहाँ पे हमारे को रिलेटिव्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो बच्चा अगर मैनचेस्टर जा रहा है, उसका माइंडसेट जाने का ये भी वजह होती है कि मेरे मैनचेस्टर में कोई रिश्तेदार रहता है, मेरी लिविंग बच जाएगी। बर्मिंघम में इस तरह है। प्लस ये बर्मिंघम, मैनचेस्टर हमारे फाइनेंशियल कैपिटल्स भी हैं। यूके में बहुत सारे जो आप फाइनेंशियल कैपिटल्स कह लें या आप ये कह दें अपकमिंग वो सिटीज़ जो कि ग्रोइंग पे जिनके फाइनेंशियल ल इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं। सो हमने अपने कैंपसेस को बहुत इस तरह डिज़ाइन और लोकेट किया हुआ है कि बच्चों की जो प्रेफ़रेंस सिटीज़ होती हैं, हमारा कोई भी कैंपस बहुत सबब में नहीं है, बहुत डाउन एरिया में नहीं है। सारे बहुत हैपनिंग एरिया में, सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ हैं और वो ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे मोर देन लोकेशन बच्चे के पास वर्क एम्प्लॉयबिलिटी, लिविंग के लिए डॉर्म्स नियर बाय, फैकल्टी सारी चीज़ें हो, ट्रैफ़िक आपको सारी जो कम्यूट का ज़रिया है वो सारा करीब हो। इसके अलावा वहाँ जो जॉब करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं, यूलो का व्हेन इट्स कम टू लॉ स्टूडेंट, हमारे पास जो यूके की टॉप 100 लॉ फर्म्स हैं, हम उसमें से 91 के हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे जो बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं, उनके डिज़ायर्ड एम्प्लॉइज़ होते हैं। बिल्कुल सो ऐसे वो हमने अपने कैंपस को भी बड़ा डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि वो नियर बाय सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे के लिए ईज़ी होता है अ, पार्ट टाइम जॉब करना भी और साथ पढ़ना भी और अदरवाइज़ भी ग्रो। बिल्कुल ठीक। फरहान भाई लोकेशन के लिहाज से हमने चीज़ों को डिस्कस किया। थोड़ा-सा आप इसके ऊपर बताएँ कि अक्सर आपको भी ये स्टूडेंट के पार्ट पे क्वेश्चन्स आते होंगे, हमें भी बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं इस तरह की क्यूरीज़ कि जब हम वहाँ से एलएलएम कर लेंगे लेट्स सपोज़ चूँकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं लॉ से रिलेटेड, वो एलएलएम का राउट जो है वो ज़्यादा अपनाते हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी वो उसका उनके ज़हन में एक चीज़ आती है कि हम एलएलएम करके प्रैक्टिस कर लेंगे वहाँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस है जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम यहाँ से जाएँगे, एलएलएम करेंगे और वहाँ पे हम जॉब कर लेंगे। जबकि एक चैम्बर और उसके अंदर इंटर्नशिप्स वो पूरा एक प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दे रही हैं। अच्छा, मैं अगर आपको सिर्फ समझाऊँ ना इस तरह कि जो बच्चा एलएलएम कर रहा है ना, वो कभी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू में ना रखे कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए एलएलएम करूँ। ये एलएलएम्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बार्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, उसका कोर्सेज़ चीज़ें होती हैं इसकी वो कर सकते हैं। मगर इट्स अ लॉन्ग जर्नी और आपके हम वैसे फरहान भी इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि एलएलएम बेसिकली एकेडेमिया वाली साइड है। बिल्कुल, इसके एकेडेमिया भी है और लीगल साइड भी, लीगल साइड मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या है। देखिए, बच्चा कर सकता है मगर इट्स अ लॉन्ग जर्नी और पीएसडब्ल्यू में कितना वो कर सकेगा, वो कोर्सेज़ चीज़ें कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। एलएलएम का जो मेन मेरे कॉन्सेप्ट में मकसद है ना, एलएलएम कहाँ एडजस्ट अपने आप को कर सकता है बेहतर। देखिए, हमारे पास एलएलएम कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, हमारे पास एलएलएम क्रिमिनोलॉजी है, हमारे पास फाइनेंशियल से रिलेटेड है। इस तरह बहुत कॉर्पोरेट से है, इंटरनेशनल बिज़नेस है। ये लोग अपने आप को वो फोर्सफुली करें कि देखिए जब यूके में जाते हैं या ग्लोबली जाते हैं ना, तो सारी कंपनीज़ के अंदर इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल है, सही। ह्यूमन राइट्स है, जैसे हमारा एलएलएम लीडरशिप एंड ह्यूमन राइट्स है। इस तरह के सो वो फोर्स ही करें कि एक तो वो चैम्बर में सपोर्ट में आ सकते हैं, प्लस वो जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर एक बंदे ने जो हर कंपनी ने कोई लीगल बंदे एक्सपर्ट्स रखने हैं, वहाँ एडजस्ट हो सकती है। हर एलएलएम वाला अगर ये सोच करेगा मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो फिर बार और सोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो रूट हो ही ना। ज़रूर हो ही। सो इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। आप अगर उसको रैंक पे जाएँगे, सो दे आर फार अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग जो लीगल तरीके से खाली एलएलएम करके लाओ है। प्लस आप जब एक लीगल डोमेन में काम कर रहे थे ना, वो लीगल चेंजेस आती हैं उसके अंदर। आज अगर कोई 2 एलएलएम है, जो कि आई नो कि 2 एलएलएम है जिसके बाद आप बार में भी जा सकते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो आज से 3 साल पहले नहीं थे। यू नेवर नो कि आप जब तक करें वो चीज़ खत्म हो जाए और आप इस कॉन्सेप्ट के साथ वो पढ़ने चले गए और आपने पैसे लगा दिए हों। सो आइडली जिस बच्चे ने प्रैक्टिस का माइंड है, उसको बैरिस्टर सॉलिसिटर की तरफ ही जाना है। ही नीड टू डिसाइड कि मैं बैरिस्टर बनूँगा या मैं सॉलिसिटर बनूँगा, तो वो उस कॉन्सेप्ट पे जाए। एलएलएम की बहुत डिफरेंट डोमेन है। एलएलएम करने के बाद आपकी यूके में बहुत फाइनेंशियल में जॉब्स हैं, गल्फ साइड पे बहुत जॉब्स हैं, बहुत क्योंकि ज़्यादा सारे फाइनेंशियल सेक्टर वहाँ पे आगे हुए हैं, को वहाँ बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान भी थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर अगर हम इसको थोड़ा-सा नैरो डाउन करना स्टार्ट करें कि
पाकिस्तानी एक लॉ ग्रेजुएट जो यहाँ से 5 साल लॉ कर लेता है, उसका राउट क्या हो सकता है अगर वो एलएलएम ना करे? उसके ज़हन में बैरिस्ट्री कोर्स है, मैंने उसको बैरिस्ट्री को परस्यू करना है, तो एक क्या राउट ले सकता है वो यहाँ से जेडीएल करे, आइल्स आइल्स ऑब्वियसली उसके लिए कंपल्सरी होगा आइल्स, जेडीएल, देन आगे बीपीसी, बीपीटीसी, ये एक पहले बीपीटीसी एक पूरा कोर्स था आफ्टर द ब्रेक्ज़िट और यूरोपियन यूनियन के बाद वो एक मतलब ये लोगों को नहीं आइडिया इस चीज़ के बारे में। तो इसका थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि अगर एक यहाँ से जो 5 साल का एलएलबी करके स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाना चाहे और वो लॉ से रिलेटेड एलएलएम के अलावा कोर्स देखे, थोड़ा-सा उसके लिहाज उसका बहुत सिंपल रूट है अली, या वो पीजीडीएल करेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बिल्कुल। या एमएलओ कन्वर्जन एमएलओ करेगा। प्रेफरेबली जैसे मैं आपको पहले बताया वैसे एमएलओ है चाहिए, क्योंकि वो लेवल 7 की डिग्री है, वर्किंग राइट्स, इमिग्रेशन पॉइंट्स सब चीज़ें में उसको बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि पीजीडीएल नहीं कर सकता, पीजीडीएल बिल्कुल कर सकता है। वो डिप्लोमा वाली साइड है। बट मेरा सजेशन हमेशा ये होगा कि बच्चा डिग्री की तरफ हमेशा जाए, डिप्लोमास की तरफ ना जाए, क्योंकि अब मार्केट्स कंट्रीज बहुत, यूके की पॉलिसी बहुत इन्वॉल्व हो रही हैं। सो आई डोंट वांट कि कोई बच्चा ऐसा चला जो पीजीडीएल की तरफ चला तो जाए, मगर बाद में जाके शुगर के नहीं यार मैं तो फंस गया हूँ। पीजीडीएल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ वो बच्चा जाना चाहिए जिसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है बिल्कुल ठीक। और वो बहुत फर्म है कि मैंने बैरिस्टर या सॉलिसिटर ही बनना है। सो आई डोंट वांट कि मैं एमए कन्वर्जन इसलिए कर लूँ कि कल को मेरा माइंड डगमगाए। तो उसको पता है कि पीजीडीएल करने के बाद मुझे यही करना है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक चीज़ आपको पता है, यूके में अब पीएसडब्ल्यू एकदा अवेल कर सकते हैं। यस। सो अगर बच्चा एक एमएलए कन्वर्जन करके पीएसडब्ल्यू कर ले, सो बार करते हुए उसको प्रॉब्लम इसलिए होगी, उसके बाद उसने 2 साल की प्रैक्टिस करनी है। सॉलिसिटर करने का 2 साल की प्रैक्टिस करनी है, तो जाके उनको बैरिस्टर या सॉलिसिटर खाली डिग्री का नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। आप जब बैरिस्टर की आप बीपीसी पढ़ लेंगे ना, सो आपकी एजुकेशन तो खत्म हो गई, मगर अपने आप को बैरिस्टर नहीं लिख सकते लीगली। आपको उसके बाद 2 साल डिफरेंट इन कोर्ट के डिनर अटेंड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अंडर सुपरविजन, विदाउट सुपरविजन, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉल टू बार होगी, फिर आपको प्रिविलेज मिलेगी। या वंस यू हैव दैट, तो आप बैरिस्टर हैं। इसी तरह सॉलिसिटर के लिए आप 2 साल का इंटर्नशिप करेंगे, है। आपको एक्सपीरियंस होगा, आप एसआरए के में रजिस्टर्ड होंगे, एग्जाम्स देंगे, फिर आप सॉलिसिटर बनेंगे। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। स्ट्रेट लोकल एलएलबी के लिए पीजीडीएल या एमएलओ कन्वर्जन चॉइस बच्चे की है, मेरी प्रेफरेंस हमेशा मास्टर्स बिल्कुल की। क्लियर। तो अगर फरहान भी एक स्टूडेंट ने एमए लॉ ग्रेजुएट कर लिया आफ्टर द एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम, देन उसको आगे अपने राउट को मज़ीद एक लॉन्ग टर्म के लिए वो चाहता है कि मैं इसको आगे प्रॉपर जो है ना वो बेसिकली करूँ। नो डाउट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन उस लिहाज से उसके बाद आगे क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि बीपीसी, एलपीसी आपकी एसक्यूई के जो कोर्सेज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड और मेरे ख़्याल से मुफ़ीद है इस चीज़ के लिए। थोड़ा-सा उसके बाद थोड़ा-सा राउट क्लियर कर दें। देखिए सिंपल है, बैरिस्टर, सॉलिसिटर दोनों का अगर आप आसान तरीके से समझें, 3 साल का रूट है। 1 साल पढ़ाई, 2 साल इंटर्नशिप और 2 साल प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। प्रैक्टिस। बैरिस्टर में कभी-कभार वो 3 साढ़े 3 भी बन जाता है टोटल। जब एक पाकिस्तान का एलएलबी है तो वो रूट उसके लिए 4 साल का हो जाएगा। उसका 1 साल की एकेडमिक जर्नी बढ़ जाएगी। उस 1 साल में उसने एमए कन्वर्जन या पीजीडीएल करना है। रियल कर आगे एवरीथिंग विल रिमेन सेम। हाँ, आगे की एंट्री की रिक्वायरमेंट उसके ग्रेड ज़रूर होंगे। यस। जैसे यूलॉ में बार के लिए आपको 2-1 चाहिए डिग्री, और सॉलिसिटर के लिए 2-2 भी चल जाएगी। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि आपने पीजीडीएल या एमएलए कन्वर्जन कर लिया तो 100% गारंटी होगी, आपके ग्रेड्स मैटर करेंगे। ग्रेड्स। जैसे नॉर्मल एक एंट्री रिक्वायरमेंट स्टेज देयर। हाँ, या वो पीजीडीएल करेंगे या एमएलओ कन्वर्जन जब वो करेगा, तो उसको आइल्स एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ रहा है, बिल्कुल। तो उसको आइल्स नहीं चाहिए। अदरवाइज़ जब आप पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का बच्चा है, तो भी उसको एग्ज़म्पशन है, क्योंकि वो एक्सटर्नल डिग्री पढ़ रहा है, आइल्स की। बिल्कुल ठीक है। फरहान भी हम चूँकि इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलएलएम से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस चूँकि लॉ से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ हैं। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। सम टाइम वो समझते हैं कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उसके बरक्स असल कहानी क्या है वो थोड़ा-सा आप बताएँ कि ये डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से और एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो डिलेज़ हैं या चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, अली लकीली यूलॉ इज़ वन ऑफ दोज़ यूनिवर्सिटीज़ जिसका एडमिशन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट। हम 1 से 2 दिन में ऑफर दे देते हैं, अगर डॉक्यूमेंट पूरे हों। अच्छा, बिफोर आई गो इनटू क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग फॉर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना एजेंट की है, ना यूनिवर्सिटी की है।
एक गवर्निंग बॉडी है यूकेवीआई की, यूके गवर्नमेंट है। बिल्कुल। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ऐसे ही उठा के एडमिशन दे दे, आपको कैश दे दे, आपका वीज़ा लग गया, अब जब एयरपोर्ट पे खड़े होंगे और आपके पास वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे होंगे ना, आपको वहाँ से वापस भेज देंगे। सो इन द एंड लॉस बच्चे का होगा। सो यूनिवर्सिटी जितनी डॉक्यूमेंट की चीज़ें आपसे अर्ली स्टेज पे ले लेगी, कैश तक या एडमिशन तक, वो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एक तरीका होता है आपसे अरेंज करा के रखने का। अभी जैसे यूके की नई पॉलिसी आई है, बिल्कुल। उन्होंने एयरपोर्ट पे बैनर लगा दी, जब बच्चा आ रहा है उसका उसका कैश हो, अकोमोडेशन की बुकिंग हो और स्टेटमेंट्स भी हो। सो वो लोग जो अपनी स्टेटमेंट्स को मैनूवरिंग करके किसी भी तरीके से लेके यूनिवर्सिटी स्टेज तक अगर ले भी जाते थे, अब अगर वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनके पास उनकी अपडेटेड स्टेटमेंट नहीं है मेंटेन, सो वहाँ से डिपोर्ट हो जाएँगे। सो ये सारी चीज़ें बच्चे के ही फ़ेवर में है। अच्छा, अब आते हैं एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। हमारे जितने मास्टर लेवल के कोर्सेज़ हैं, अदर देन बीपीसी, मैंने आपको बताया बार के लिए हमें 2-1 चाहिए और आइल्स 7 चाहिए। L7 सही। बाकी जितने मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, हमें 2-2 की डिग्री चाहिए या 55% और आइल्स 615 नथिंग बिलो 6 चाहिए। व्हेन इट्स कम टू अंडरग्रेड, अंडरग्रेड में अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन में जाना है, तो आपको 75% मार्क्स चाहिए। अगर आपने फाउंडेशन के साथ जाना है, जो 1 साल एक्स्ट्रा होता है, बिल्कुल। सो आपको 60% से अबव मार्क्स चाहिए और आइल्स 6 चाहिए। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सो मास्टर के लिए सिर्फ बीपी के अलावा बीपीसी के अलावा सब 2-2 के ऊपर एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ तक आ गई डॉक्यूमेंटेशन की बात, डॉक्यूमेंटेशन लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी हमारे सिविल एंड कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। मगर एक चीज़ अनफॉर्चुनेट हमें ये चीज़ें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। बच्चे कभी-कभार उनको ये होता है कि आई हैव रिसेंटली फेस अ स्टूडेंट जो जिसकी डिग्री मिलने में 2 दिन थे। वीकेंड था बीच में, उसने यूनिवर्सिटी को अपनी डिग्री फेक करके रिप्रेज़ेंट कर दी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 दिन तो हम भी बंद हैं। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी मंडे को खोल रही है, जाके डिग्री ले लो और हमें भेज दो। इम्पेशेंस है कि मेरा एडमिशन कैसे रुका हुआ है? यूनिवर्सिटी ने उसे ईमेल की कि वी विल बी नीडिंग योर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री। अब अगर वीकेंड है, ऑब्वियस सी बात है हम भी ऑपरेट नहीं करेंगे, हमने ईमेल कर दी है, आप उसको मंडे को दे दें और अभी डेडलाइन में 3 महीने पड़े हैं। उस बच्चे ने अपने एक दोस्त की डिग्री लेके उसके ऊपर अपना नाम कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। सब कुछ हो गया एंड में उसकी डिग्री फेक निकल आई और वो डिग्री लॉजिकली जेन्युइन थी। बच्चे जन का ग्रेड शीट सब कुछ ठीक था। मगर जो पीस ऑफ पेपर उसने हमें दिया वो फेक था, उसके साथ उसका एडमिशन कैंसल करना पड़ा। सो बेसिकली हमें वही चीज़ें चाहिए, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपके आइल्स है या वो यूनिवर्सिटीज़ लकीली जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब यूलो इज़ वन ऑफ दोज़ यूनिवर्सिटी जो एमओआई एक्सेप्ट करती एमओएस है। कर 53 यूनिवर्सिटी जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप एमओआई वाली यूनिवर्सिटी में से हैं, सो आपने अपने हमें एक लेटर एमओआई का लेके दे देना है और उसकी बेस पे आपका आइल्स वेवर मिल जाएगा। सो यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। ऑब्वियसली कोशिश करें, अगर आपका पासपोर्ट साल, सवा साल का वैलिड है, मैं अगर स्टूडेंट की जगह हूँ, मैं अपना नया पासपोर्ट बना के 5 साल की वैलिडिटी रखूँ, क्योंकि आपके प्रोसेस में 2-3 महीने लगेंगे, फिर आपको ड्यूरिंग द कोर्स जाके आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे आप भाग रहे हो कि मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू कराऊँ, वीज़ा रिन्यू कराऊँ, सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हैव अ गुड वैलिड पासपोर्ट। सो यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान भाई, ये जिस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स की तरतीब बताई है, एमओआई के ऊपर थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अ, बहुत ज़्यादा ये चीज़, जैसा हमने डॉक्यूमेंट अभी बताया कि स्टूडेंट्स इस चीज़ के ऊपर सब्र नहीं करते और फ़ौरन से ऐसे डॉक्यूमेंट, तो एमओआई और यूके की न्यू पॉलिसी, आप क्या देखते हैं कि एमओआई जो लेटर है और जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का ख़ास तौर पे आपका ये एक अच्छा जो आपके डिपार्टमेंट का काम है, वो जो एक अच्छा-सा इंटरव्यू लेना है, जो कि मेरे ख़्याल से एक कंसल्टेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा स्टूडेंट रिक्रूट करे जो उसके लिए और कंट्री के लिए बेनिफिट हो। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में ये दोबारा पॉलिसीज़ थोड़ी-सी चेंज होंगी? क्योंकि आप तो इस टाइम यूनिवर्सिटी के घर के अंदर मौजूद हैं। अली दैट्स मेरे ख्याल से ये ना एक सारी हमारी डिस्कशन सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना ये है। ये वो क्वेश्चन है जहाँ से ज़िम्मेदारी अब बच्चे के ऊपर आ गई। देखिए, इससे पहले तक ज़िम्मेदारी ना बच्चा आपके पास डॉक्यूमेंट लेके आ गया, आपने अप्लाई कर दिया, एडमिशन आ गया। अब सारा काम है बच्चे के ऊपर। कोई भी एजेंट, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, कोई भी एजेंट अगर आपको ये कहता है ना कि जी फलाँ यूनिवर्सिटी में मेरा हाथ पड़ता है, मैं आपको एडमिशन करा बिल्कुल दूँगा, ऐसे ही है। इंटरव्यू क्लियर करा दूँगा, तो फॉर एवरी स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये चीज़ बड़ी मैं क्लियर है। अपना इंटरव्यू भी दिए बगैर भी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है? सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ये होगा। अच्छा, ये जितनी सख्तियाँ आ रही हैं, इनमें कुछ अच्छी चीज़ भी है अब स्टूडेंट के लिए। एमओए आना मुझे लगता है कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी है और कुछ हमारे लिए एज़ अ यूनिवर्सिटी एक अलर्ट भी है। वो कैसे मैं बताता हूँ, देखिए, जब एमओई आता है ना तो यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाती हैं, हमारे कंप्लायंस का काम बढ़ जाता है। प्लस
जो क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन होती है ना, वो भी थोड़ी-थोड़ी नेगोशिएट कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है। अब इसके अंदर हमने अपने बाय स्टैट्स देखा है कि हमारे पास वो बच्चे जो एमओई बेस पे आते हैं, वो इंटरव्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है उनको। अच्छा। क्योंकि जो बच्चा अच्छा मेरा मैं खुद भी कंसल्टेंट रह चुका हूँ। आइल्स मेरे कॉन्सेप्ट में ना आइल्स एक इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा। आइल्स एक ऑल टुगेदर ना एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जैसे मैं और आप एक दिन में इंग्लिश में से 2 या 3 मिनट बात करते होंगे, बिल्कुल ऐसा। 3 मिनट 4 मिनट सुन लेते होंगे। जिस दिन इंग्लिश की मूवी देख ली, उस दिन घंटा, डेढ़ घंटा इंग्लिश सुन ली। अदरवाइज़ इंग्लिश की कम्युनिकेशन नहीं है। आइल्स बच्चे को प्रिपेयर कराता है कि आपने रूटीन बेस में वोकैब्युलरी कैसे इंक्रीज़ करनी है, आपने इंग्लिश की लिसनिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, राइटिंग में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। उससे क्या होता है, आप अगर बाय स्टैट्स देखें, वो बच्चे जो आइल्स या पीटीएसए को टेस्ट करके बाहर पढ़ने जाते हैं ना, उनके हमेशा पहले सेमेस्टर में ग्रेड अच्छे होते हैं। क्योंकि उनकी एक आइल्स की प्रैक्टिस, इंग्लिश बिल्कुल की ऐसी है। प्रैक्टिस होती है। जो बच्चा एमओई पे जाता है ना, वी ऑल नो कि 4 साल आप यूनिवर्सिटी में कितनी इंग्लिश बोल लेते हैं। आखिरी दिनों में अपने पेपर में इंग्लिश में सिर्फ लिखना होता है, तो राइटिंग थोड़ी-सी आपकी बेहतर हो जाती है। स्पीकिंग कुछ नहीं है, लिसनिंग कुछ नहीं है। होता ये है कि जब वो बच्चा जाके वहाँ क्लास में बैठता है, अब वहाँ तो दिन में के 6 लेक्चर हैं, सारे इंग्लिश में हैं। वो दायमे से गुज़र जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपकी बात काट रहा हूँ। ये चीज़ मेरे ख़्याल से यूनिवर्सिटी की हद तक तो आप फिर भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। लेकिन जो एक बात सुनने में बहुत ज़्यादा आती है कि जॉब्स नहीं है यूके में, एग्ज़ैक्टली। वो यही असल वजह है मेरे वो ख़्याल। यही है कि आप कोई भी देखें, जॉब बच्चों को कैसी मिलती है, फिर बड़ी ऑड जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि जिस जॉब अब देखें, आप एक ऑफ़िस में अगर जॉब लेने जा रहे हैं, उस ऑफ़िस में कम्युनिकेशन चाहिए। अब वहाँ गोरा अगर बैठा हुआ है, सारे फ़ॉरेनर्स हैं, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उन्होंने इंटरव्यू में देखा कि आपकी तो इंग्लिश नहीं है। और हम ये चीज़ रेगुलर इंटरव्यूज़ में, लेकिन जैसे आपने इंटरव्यू की बात की, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने यूला ने एक और अच्छी चीज़ बड़ी रिसेंटली की, हमने एक लोकल कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाया है। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी का कैश इंटरव्यू देने से पहले हमें नहीं, लोकल मॉक दें। उस लोकल मॉक के अंदर हमारे पास ऐसे-ऐसे बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, जो कि अपने बारे में आधा मिनट इंग्लिश में नहीं बोल सकते। सो वही बच्चा अगर कल को उसका वीज़ा लग गया, सब कुछ हो गया, जब इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा होगा और इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया कि क्या करने आए हो? क्या प्लान है? कहाँ रहोगे? सो जो बच्चा अपने बारे में नहीं बता सकता, वहाँ किस तरह बताएगा और वो डिपोर्ट क्यों नहीं होगा फिर? सो मेरा बेसिक हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि आप कोशिश करें, एमआई ज़रूर है, मगर चलो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कहीं और या कहीं आइल्स के लेक्चर, कोई इंग्लिश टेस्ट के लेक्चर्स ही ले लो। अपनी वोकैब्युलरी इंक्रीज़ कर लो कि देखिए आप वहाँ जा रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप पहले 6-8 महीने इंग्लिश में ही स्ट्रगल करेंगे, तो आप अपनी मार्केट कैसे डेवलप बिल्कुल। करेंगे? वो बच्चे जो इंग्लिश से बेहतर होंगे, वो आपसे आगे निकलेंगे। जैसे आपने कहा, जॉब भी मिलेगी, उनके पास ग्रेड्स भी अच्छे आएँगे, जॉब भी अच्छी होगी, उनकी मार्केट अच्छी होगी, उनकी पीआर अच्छी होगी। और इन द एंड वही लोग होंगे जो वहाँ रुक रहे हो रहे होंगे, और जो दूसरे होंगे वो शिकायत करेंगे जॉब नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, यूके की जो पॉलिसीज़ आई हैं उसमें एक चीज़ जी। अच्छी भी है, उन्होंने वेज रेट बढ़ा दिया है। एज रेट बढ़ा दिया। अगर वेज रेट बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में जॉब डिमांड सप्लाई है, तो वेज रेट बढ़ा रहे हैं। और इवन उनकी पार्लियामेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में भी आ रही है कि वहाँ पे बेसिकली जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है, उनको तो बंदे चाहिए काम वाले। ब्रेक्सिट के बाद 4 मिलियन लोग या जिनके पास वर्किंग राइट्स थे, वो यूके का एग्ज़िट करके गए हैं। अब वो 4 मिलियन लोग अगर वर्किंग राइट्स थे और वहाँ रह रहे थे, तो जॉब कर रहे होंगे ना। जॉब कर रहे हो। सो उनका जो खला आया, अभी 2 ढाई साल हुए हैं, वो खला पूरा नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता, उसको शायद 5 साल और या लगते हैं। मगर बात ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू मैच एप्पल विद एप्पल। अगर एक क्वालिटी का कैंडिडेट चला गया है, और बिल्कुल। उसके बाद एक ऐसा कैंडिडेट आके खड़ा हो जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या जिसका कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके वर्किंग स्किल नहीं है, सो ऑब्वियसली अगर वो बंदा 5,000 ले रहा था, ये हज़ार 2,000 ही लेगा। बिल्कुल। सो वो बाय टाइम, आप ये देखें, लोग कहते ज़रूर हैं जॉब नहीं है, मगर आप कितने से इस फील्ड में, आपके कितने बच्चे वहाँ से वापस आ बिल्कुल गए? ऐसी। वही बच्चा वापस आएगा जिसको कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आई, या कोई फैमिली या इश्यू, फैमिली की वजह से बेचारा बहुत अदरवाइज़ स्ट्रॉन्ग है और वो वो कभी वापस बिल नहीं आते। नहीं ऐसा बिल्कुल। अच्छा, इसका कतई हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी को टारगेट करना। इवन हम इस जगह पे ये आपसे इस वजह से ये चीज़ गाइडेंस ले रहे हैं कि स्टूडेंट अपनी एटलीस्ट जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो तो तैयार बिल्कुल जाएगा, उसको बेनिफिट है। इसमें ना तो कंसल्टेंट को फ़ायदा है कि वो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि इसमें कंसल्टेंट को भी थोड़ी एफर्ट दिखानी चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट देखिए, आप एक स्टूडेंट ज़रूर रिक्रूट कर रहे हैं। आपका कंसर्न नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, आपका कंसर्न मार्केट में नाम होगा, बट मेरे ख़्याल से जब आपका स्टूडेंट इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हो, तो एटलीस्ट आपकी अली कंट्री को रिप्रेज़ेंट अली करे। इसकी एक अदर साइड है, देखिए, यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू लेने का क्या शौक है? यूनिवर्सिटी का तो बच्चा फीस दे रहा है।
यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू लेने का सिर्फ एक मकसद है, वो चेक करे जेन्युइन कैंडिडेट है और बच्चा कल को हमारा गुडविल एम्बेसडर है कि नहीं। अब इसकी अदर साइड पे आते हैं, व्हेन इट्स कम टू एफर्ट, यूनिवर्सिटी की एफर्ट और एक एजेंट और बच्चा बच्चा पूरा साल उसको लेके चलेगा, एजेंट की पूरे साल की मेहनत है, अगर वो एंड में आके इंटरव्यू पे फेल हो रहा है, एजेंट ने बच्चे पे मेहनत नहीं की या बच्चे ने खुद पे मेहनत नहीं की, तो यूनिवर्सिटी के पास एक साल में 12-15 एप्लीकेशन आती हैं। बिल्कुल है। उन्होंने उसमें जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट रिक्रूट करने हैं वो कर लेंगे, या चलो एक स्टूडेंट कम हो जाएगा तो इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एजेंट ने भी एक साल में, अगर जैसे आप माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द टॉप एजेंट्स इन पाकिस्तान, आप एक साल में 2,500-3,000 बच्चा रिक्रूट करते हैं, एक कम होगा, आपको एज़ अ पर्सनल ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, यार मेरा बच्चा रह गया, मगर ओवरऑल बकेट में से इतना फ़र्क नहीं, मगर जो बच्चा रह गया, वो तो अकेला ही है, उसका अपना कैरियर रह गया। बिल सो स्टूडेंट को ये चीज़ सोचना है कि कोई अगर देखें, सारे एजेंट जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बिल्कुल। अगर वो एक बच्चे को यूके में सेटल कर सकते हैं, तो वो खुद यहाँ क्यों बैठे हैं, वो खुद चले जाएँगे उधर। कोई भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल ऐसी वो कोई भी खुद अपने आप को सेटल कर लेगा। तो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, अपनी कम्युनिकेशन पे खुद काम करना है। जैसे आपने शुरू में पूछा इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू बड़ा सिंपल मसला क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम मार्केट में आइडिया है कि खाली बच्चा यूलो में अप्लाई नहीं करेगा ना, बिल्कुल ऐसी है। आपके से बच्चा आता है, आप उसको 3-4 जगह अप्लाई करते हैं। अब बच्चा और कुछ जगह पे एजेंट भी ये गलती क्या करते हैं कि वो जब अपना इंटरव्यू तैयार करते हैं ना, वो अपने एसओपी को ऐसे रट्टा मारते हैं कि मैं 4 जगह इंटरव्यू दूँ तो मैं एक ही लफ्ज़ बोलूँगा कि व्हाई यूके। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है व्हाई यूके, यूके इज़ हब ऑफ मैनी टॉप यूनिवर्सिटीज़, सो आई वुड लाइक टू गो टू यूके। ये यूनिवर्सिटी नहीं जानना चाह रही, यस। यूनिवर्सिटी जानना चाह रही है कि आपने यूके क्यों आना है, आपने यूला क्यों आना है। कुछ आंसर में सिमिलैरिटी ज़रूर होगी, मगर कोई ना कोई तो यूनिक रीज़न होगी। अगर आपको यूके इतना अच्छा लगता है, तो बताएँ भाई टॉप 10 में से कितनी यूनिवर्सिटी है, नेम फ्यू, टॉप 100 में से कितनी है, नेम फ्यू, इकोनॉमी किस नंबर पे है, यूके में जाके आपको पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस फ़ील होगा, क्या ग्रूमिंग होगी, उसका पाकिस्तान मार्केट में क्या बेनिफिट है, यूला क्यों जाना है? वही एक बच्चे जैसे आई हैव सीन आंसर कि यूला इज़ ऑफरिंग जून इनटेक सो आई एम गोइंग टू यूला। भाई अब ये आपका रीज़न ये है कि आप जून इनटेक है तो मैं यूला में जा रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा आसान सवाल अगर हम यूला को साइड पे करते हैं, मैं और आप अगर दोस्त हैं और मेरे से को आपके बारे में पूछे और मैं आपकी वो क्वालिटीज़ बताऊँ जो आपके अंदर हैं, सो आपको फ़ख्र होगा, हाँ यार ये बंदा मेरा जेन्युइन दोस्त है। बिल्कुल। और एक वो बंदा बता दे जो एक सही बताए, 2 गलत, आप कहेंगे यार ये तो मुझे जानता नहीं है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी ने अपने बारे में अपने स्टैट्स अपने वेबसाइट पे पेज पे लगाए हुए हैं। सबसे आसान काम है यूनिवर्सिटी को ये बिलीव कराना कि भाई मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ। आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, 15 स्टैट है उसमें से 4 इंटरव्यू में बता दें। और इंटरव्यू की सारी गेम जो है ना वो कॉन्फिडेंस है। यस। ह्यूमनली है कि आपको आपने 3 स्टेप बताए, आपको आगे के भूल गए। मगर अब एआई बेस्ड इंटरव्यू है, 1 मिनट का टाइमर चल रहा है, आप अगर उससे पहले उसे बंद करेंगे तो भी आपके अगेंस्ट जाता है। 14 मिनट का इंटरव्यू अगर आप 12 मिनट से पहले खत्म कर देंगे तो वो फेल हो जाएगा। बच्चे ने 2 स्टेट बताए, तीसरा बता रहा है और उसको आगे भूल गए। स्टूडेंट शुड बी कॉन्फिडेंट कि वो पहले 3 जो बोले हैं उसमें से कोई भी कह दे आउट ऑफ दीज़ दिस stat which make me feel कि I have to go to ULaw. This help me making my decision because I personally relate to this. 2-4 ऐसी लाइनें सिमिलरली मॉड्यूल्स पूछते हैं, यूनिवर्सिटी 10 मॉड्यूल है, नहीं याद हो सकते। नहीं याद हो। 4 बताएँ, उसके बाद बता दें कि ये मॉड्यूल्स में सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, इसने मुझे हेल्प किया डिसीजन बनाने में। फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जाता है। फ्यूचर प्लान में बच्चा एक ही सारा पाकिस्तान नेस्ले, कुकर, पेप्सी में काम करेगा। अब सारा पाकिस्तान को तो नेस्ले, कुकर, पेप्सी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। बिल्कुल। स्टूडेंट ना ये बताता है कि मैं क्या कमाऊँगा, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मेरा बैकअप क्या है, फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट अ रीज़न जितने लोग सुन रहे हैं वी आर मैं एम वेरी ओपन, आप अपना कैजुअल इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मेक श्योर कि आप पैरागॉन के स्टाफ को कहें कि भाई हमारा मॉक इंटरव्यू पाकिस्तानी कंप्लायंस टीम के साथ कराए। साथ करवा। और मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ विद 110% कॉन्फिडेंस, जिस किस्म का फीडबैक हमारी टीम आपको मॉक इंटरव्यू पे देगी, कोई और नहीं देगा। हम पूरा 2 पेज का आपको फीडबैक देते हैं कि बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा, ये पार्ट उसने ठीक बताया, ये गलत बताया। इवन जो बच्चा पूरा इंटरव्यू ठीक भी देता है ना, हम उससे बताते हैं कि हमने ये पूछा तो उसने ये सही बताया, ये अगर और एडिशन कर ले तो और अच्छा है। और अच्छा बिल्कुल। तो हम क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बच्चे ने अप्लाई किया ना, इट्स अ मार्केट। मैं बिज़नेस प्लानर मैनेजर हूँ, मेरा काम सेल्स एंड सर्विस है। सो मैं क्यों एक बच्चा जिसने 4 जगह अप्लाई किया, मैं ये क्यों करूँ कि वो कहीं और चला जाए? बिल्कुल ऐसी। सो हमारा काम यूनिवर्सिटी का जिन लोगों को लगता है ना यार यूनिवर्सिटी तो कैश नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू उड़ा रही है, भाई ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम भी टारगेट जॉब मार्केट हमारी भी जॉब्स है ना। बिल्कुल सो हमारी जॉब का मकसद ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी को सेफगार्ड करना है, कोई नॉन जेन्युइन बच्चा ना जाए, या कंप्लायंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मगर जो जेन्युइन बच्चा है वो बिल्कुल हाथ से ना ज़ाया हो।
सो वी वुड लाइक कि उस बच्चे को लें, आपने 2 दफ़ा मॉक करना है, 2 दफ़ा कराएँ, आपको जितनी सपोर्ट चाहिए, यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल। फरहान भाई, ये बड़ा आपने डिटेल से एक्सप्लेन किया इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन और स्टूडेंट के ऊपर। थोड़ा-सा इसके ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जो लॉ से रिलेटेड है ना, ये बेसिकली इसको मैं स्किल भी कह सकता हूँ। इसको मैं चूँकि ये प्रैक्टिस है बेसिकली। लॉ एक डिग्री नहीं है, ये प्रैक्टिस है आपकी हुनर की बुनियाद के ऊपर, आपके स्किल्स की बुनियाद के ऊपर। आप क्या समझते हैं, एजुकेशन और स्किल, इन दोनों को आपके नज़रिए में क्या चीज़ है? तालीम के साथ-साथ हुनर? देखिए, तालीम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो आपको एक्सपोज़र देती है, एक्सपीरियंस देती है, मगर ये चीज़ किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि दुनिया के अगर आप टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोग लेंगे ना, सो उनकी तालीम से ज़्यादा उनका स्किल है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है। और जब आप लॉ के बारे में बात करते हैं ना, लॉ इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर जो वकील है वो पेपर के ऊपर टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, मगर वो कोर्ट में खड़ा होके अगर अपना केस नहीं लड़ सकता, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो चीज़ वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, अगर जज को यकीन नहीं दिला सकता, सो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, वो जस्ट पीस ऑफ पेपर। सो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड है। मगर एक चीज़ हमने ज़िंदगी में देखी है कि बहुत से लोग जिनके हाथ में हुनर है ना, वो कुछ ना कुछ चला लेते हैं, मगर जिनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्किल है, वो खाली डिग्री से नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। सो लॉ एक पहली बात मैं हर बच्चे को मशवरा दूँगा, जो इंसान इंट्रोवर्ट है ना, उसके लिए लॉ एक फ़ील्ड नहीं है। टेक्निकली ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लॉ किसको चूज़ करना चाहिए। लॉ एक बहुत आउटगोइंग फ़ील्ड है, बहुत एक्सट्रोवर्ट फ़ील्ड है, जिसमें आपको बहुत कम्युनिकेशन चाहिए। सो एक इंसान जो खुद प्रेफ़रेंस उसकी है कि मैं कम गूँ कम लोगों से बोलूँ, सो आइडली एक पर्सनैलिटी ट्रेट उसका ऐसा है कि लॉ उसके लिए नहीं है। नहीं है। सो उसके अंदर लॉ के कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा स्किल उसकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा हम इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करें, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या एक्सपीरियंस देती है, या उसके लिए क्या एक्सपर्टीज़ हम वहाँ से ले सकते हैं? देखें लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी यूनियन है। हम बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट का हमारे पास ऑफिसेज़ हैं जो बच्चों को पहले दिन से गाइड करते हैं। बच्चा आता है, उसको फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर उससे बात करते हैं कि आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। उस हिसाब से उसे गाइडेंस देते हैं कि आपको किस इंटेक में क्या कोर्स लेने चाहिए, किस वक़्त आपको अपना सीवी प्रिपेयर करना है, कब जॉब अप्लाई करना है। इसके साथ जैसे मैंने बताया कि हमारे एक डिपार्टमेंट है जो पूरा एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस बच्चे को मेक श्योर करता है कि बच्चा अपनी जॉब सिक्योर करे। सो एक चीज़ है, अगर हमारे 1 लाख से ऊपर एलुमनाई है और स्टिल वी आर वन ऑफ दोज़ यूनिवर्सिटी जो हर साल यूके के हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती है। वी आर द यूनिवर्सिटी जो हमने बार सर्च से पूछा, सो वी हैव द हाईएस्ट पेपेज रेशो फॉर बैरिस्टर्स इन यूके, वी हैव द हाईएस्ट एसक्यूई पासिंग रेशो फॉर सॉलिसिटर्स इन यूके। अगर ये सारे स्टैट्स हैं, सो दैट मीन्स हम अपने बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और अगर यू लॉ बच्चे को शुरू से इतना स्क्रूटनाइज़ कर रही है, तो आपको तो लग रहा है कि यूनिवर्सिटी शुरू में बच्चे को स्क्रूटनाइज़ करके लेके चल रही है, वो आगे क्यों नहीं स्क्रूटनाइज़ करेगी? बिल्कुल ऐसे। यूके में 8 यूनिवर्सिटी हैं जो बैरिस्टर का कोर्स पढ़ाती हैं। बिल्कुल। उसमें से 3 या 4 यूनिवर्सिटी हैं जो 2-1 लेती हैं, बाकी 2-2 लेती हैं। जो 2-2 लेती हैं, अगर आप उनकी पिपलेज पासिंग रेशियो देखें, स्टूडेंट क्या एज़ अ स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती मुझे जो लगता है, आप वहाँ जा रहे हैं अपना करियर बनाने, इमिग्रेशन के लिए। हर बच्चे का मकसद ना इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन के लिए आपकी जॉब ज़रूरी है। जॉब के लिए अगर एक बच्चा बैरिस्टर करने जा रहा है और वो गलती से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करता है जिसकी पेपर जैसे 23-24% है, इन द एंड अगर उसको पेपरेज नहीं मिली, तो ये बैरिस्टर एक ऐसा कोर्स है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे। वो प्रैक्टिस नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। जब प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा तो इमिग्रेशन कैसे लेगा? सो बच्चा ये करता है, शुरू में देखता है, ये यूनिवर्सिटी 2000 कम फीस ले रही है, मैं यहाँ चला जाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी एंट्री रिक्वायरमेंट कम ले रही है। मैं बड़ा क्लियर हूँ भाई, अगर आप देखिए मैं भी कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है? बिल्कुल। मगर अगर मेरे ग्रेड नहीं उस पे आ रहे ना, डाइवर्ट कोई और कोर्स ले लें जो, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड में बाहर का लेवल तो वही होगा। अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट कर दी है 16 कर दो, ड्राइविंग टेस्ट तो वही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे के ग्रेड अच्छे नहीं है, वो कल को जाके क्योंकि इन ऑफ कोर्ट्स, चैम्बर्स चीज़ें तो सारी वही है। सारी वही हैं, बिल्कुल। सिर्फ क्या होगा, यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट ईज़ी हो गई। अब वो हुआ कि शुरू में आपको दिखा दिया कि पूल 4 फुट का है, ये आगे जाके सारा उतना ही सारा जाएगा। उतने। तो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे ग्रेड नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग कि यार ये फलाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है और फीस कम है, ठीक है, जाओ अगर जाना है, मगर फिर गियर अप हो जाओ
कि मैं अब और एफर्ट करूँगा। यस। वो एटीट्यूड देन इट नीड टू बी चेंज किया ना, पिछले से डबल एफर्ट करूँगा। तो स्टूडेंट को ये बड़ा देखना पड़ेगा कि इन द एंड स्टूडेंट का क्या अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे फरहान भी कोट भी करूँगा, जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स जाते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिस्ट्री या सॉलिसिटर या एलएलएम के बाद भी कोई वो आगे अपना प्लान परस्यू करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको अपना 1 ईयर डिग्री के साथ-साथ जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ना, वो उन स्टूडेंट्स को जो जॉब के लिहाज से जाते हैं, उनका माइंड सिर्फ अर्निंग है, वो मेरे ख़्याल से इन 2 साल में जो कि जिसका दौरानिया भी कम है अभी, इन लाइन चल रही है डिस्कशन, उसमें वो प्रैक्टिस या अपनी इंटर्नशिप्स या स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके आगे एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ ये बिल्कुल उसका तरीक़ेकार ये है, मगर बच्चे को ना मेंटली बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा वो कि देखिए, सिंपल आप अगर एक बच्चा मेडिकल फील्ड में जा रहा है और उसको सिर्फ़ अगर गोल ये है कि मैंने नर्सिंग तक कर लेना है, तो बिल ठीक है। मगर अगर वो कहता है कि यार मैं दुनिया का टॉप जो फील्ड है, मैंने जनरल सर्जन मेन बनना है, फिजिशियन बनना है, हार्ट सर्जन बनना है, इसी तरह लॉ का टॉप कोर्स है बैरिस्टर। बिल्कुल तो ऐसा। अगर आपका एटीट्यूड सिर्फ़ क्लेरिकल लेवल तक अफ़गान भी ये पढ़ेंगे भी तो आप उस सेटल बिल्कुल, नहीं कर हमें सकते। ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि लॉ पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो, लॉ एक मेजर पिलर है आपकी सोसाइटी बिल्कुल का। है। अच्छा अली, जैसे आप अभी मुझे कह रहे थे कि लॉ की वैल्यू क्या है? मैं आपको अपना बड़ा पर्सनल एक ओपिनियन बताऊँ। मैंने ना एक अपनी पर्सनल ज़िंदगी में एक असेसमेंट की हुई है। मुझे लगता है दुनिया में ना 4-5 ऐसी फ़ील्ड हैं जो कि ना ता क़यामत चलने वाली है। मेडिकल आपको आखिरी टाइम तक चाहिए, फूड इंडस्ट्री, बिल एजुकेशन, इसी तरह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए दुनिया में एंड तक हिसाब करने के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए वकील चाहिए। आखिरी टाइम तक में अगर किसी में कोई लड़ाई है ना कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे पैसे हैं, तो आपको लॉ चाहिए। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये वो फ़ील्ड है जो कंटिन्यूटी वाली है। कॉन्टिन्यूटी ये वो शॉर्ट टर्म हवा की तरह वाली फ़ील्ड नहीं है कि अभी आई, थोड़ा-सा बूम लिया, चली गई। सो इट्स समथिंग जो कि विल स्टिक देयर। सो इसलिए इसके लिए एटीट्यूड भी वो चाहिए कि एक बंदा जब लॉ की फ़ील्ड में आता है ना, तो आपको बड़ा वो ये देख के करना है कि मैं लॉन्ग टर्म इसको क्या लेके चलूँगा? बिल्कुल ऐसी। क्या मैं इसकी तरफ इतना मोटिवेटेड हूँ कि सिर्फ़ मैं एलएलबी वकील लिखवा लूँ, साथ इसलिए कर लूँ, तो उन लोगों के लिए फ़ील्ड नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये मैंने बताया ना, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता एलएलबी करने के बाद बैरिस्टर कैसे बनना है। बिल्कुल है। क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो बैरिस्टर बने। मैंने सिर्फ सोचा हम एलएलबी करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, एलएलएम करेंगे, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ रिवाज है कि बस दफ्तर के बाहर गाड़ियों पे एडवोकेट लिखवा लेना एक गोल है। ये बेसिकली नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप भी इस चीज़ को मेरे ख़्याल से फ़ील्ड में फ़ेस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। पहले लॉ 3 साला प्रोग्राम बीए के बाद जो है वो होता था, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उसको ऑफ़र करती थी। अब सीजीपीए सिस्टम आया और देखने में ये भी आया, एक वक़्त हो गया कि अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएट्स सीजीपीए वाले, लेकिन अभी भी आपको कई ग्रेजुएट्स ऐसे मिलेंगे ख़ास तौर पे लॉ के जिन्होंने 2+3 2 साल का बीए 3 साल का एलएलबी। अब सबसे बड़ी जो एक मसला यहाँ पे आता है वो फरहान भी आता है उनकी पासिंग ग्रेड्स का, जो कि आपको भी एक इश्यू जो है ना फ़ेस करना इस फ़ील्ड में नज़र आया होगा। तो उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कैसे देखती है? चूँकि पाकिस्तान का जो लॉ के ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस पासिंग हाँ, ग्रेड आई से हैं। अंडरस्टैंड। सेकंड, अ, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इसी के साथ-साथ। अच्छा, चलें। स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको जानता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी ने ना जितनी भी एंट्री रिक्वायरमेंट रखी है ना, अगर आप कोई देखें तो परसेंटेज और सीजीपीए दोनों लिखी ऑप्शन दिए हैं। हमने और दिया हुआ है 2-2 या 55। 55 बस। सो वो बच्चे जो आ रहे हैं इन दैट हमें चाहिए एचईसी उसको क्या रिकग्निशन देती है, एचईसी क्या परसेंटेज देती है या सीजीपीए देता है, हम उसको टेक अप कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। विदाउट कोटिंग अ नेम, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान की कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जो लॉ को डील करती हैं, इट्स बीन 4-5 इयर्स हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर आओ। अनफॉर्चुनेटली 1-2 यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना एक एंट्री पासिंग ग्रेड रखा हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। बट दे फील कि हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही अपने आप को देंगे और उसी में हमारा टॉपर भी 52% पे चला जाएगा, 53 पे चला जाएगा, मगर ग्लोबली 55 से 60% आपको एंट्री रिक्वायरमेंट चाहिए। वो एलिजिबल ही नहीं होता आगे किसी कोर्स। इट्स बीन ईयर्स हम उनके साथ लगे हुए हैं कि यार इसको अंडरस्टैंड करो, बच्चे का कैरियर खराब होता है। अब बच्चा हमसे रिक्वेस्ट करता है, मगर स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो यूनिवर्सिटी में आप 5 साल पढ़े अगर वो आपको ठीक नहीं करके दे रही, सो एक यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे है वो अपना स्टैंडर्ड कैसे चेंज करे? कैसे चेंज करें? सो बट इन द एंड उन बच्चों के लिए हमने एक हल यही निकाला है कि हमने एक डॉक्यूमेंट, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस।
एक बच्चा है जो वहाँ पे अप्लाई करता है, उसका 52, 53 है, तो हम उसको एक ईमेल करते हैं कि हम मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस दें, रीज़न बताएँ कि आपके ये मार्क्स में है। उसमें बच्चा जस्टिफ़ाई कर सकता है कि मैं फलाँ यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारा टॉपर ही 52 का है, मैं टॉपर हूँ। या हमारा टॉपर 52, 53 पे मेरे 50% है, तो आई एम नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। सो दैट जस्टिफाई उसमें से यूनिवर्सिटी असेस करती है, जैसे मैंने बताया कि हम लकीली वन ऑफ दोज़ यूनिवर्सिटी हैं, जो बहुत क्विक असेसमेंट देती हैं। बिल्कुल ऐसा। हम उसको ओवरऑल असेस करके अकॉर्डिंगली फिर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो 52, 53 पे भी एडमिशन जिन्होंने लिया है। बाय टाइम अभी आजकल है, कल होगा, नीचे आएगा, ऊपर होगा, वो टाइम के साथ-साथ चेंज होता रहता है। जहाँ तक है कि स्कॉलरशिप, अच्छा पाकिस्तान फॉल्स इंटू दैट कैटेगरी अल्हम्दुलिल्लाह यूलो में, जिसमें हम हर बच्चे को कोई ना कोई बर्सरी देते हो। बिल्कुल ऐसी ही। आप उसको स्कॉलरशिप कह लें, हम उसे बर्सरी कह लें। तो दैट स्टार्ट फ्रॉम 1000 पाउंड अप टू 4000 पाउंड हर बच्चे को डिफरेंट कोर्स के ऊपर। अंडरग्रेड के हर बच्चे को 2500 की मिलती है, एमबीए के हर बच्चे को 4000 की मिलती है, एमएससी के प्रोग्राम्स को लंदन में 3000, आउटर लंदन 2500, एलएलएम में 1000, 1500, इस तरह बीपीजी में 1000, 1500। मगर हर बच्चे को कोई ना कोई बर्सरी मिलती है और उसका क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि बच्चे को एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी से मिल जाए। आप अप्लाई करें, अगर आप 55% पे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपको वो वो कोर्स। मिल जाएगी। एक स्कॉलरशिप ये है। दूसरी स्कॉलरशिप है अर्ली बर्ड। अब जैसे हमारा जो आप समझें लंदन में हमारी एमएससी की फीस है 18,500 पाउंड, ठीक है? अब एक बच्चे ने अप्लाई किया 3,000 की, हम उसको पर्ची देंगे, फीस रहेगी 15,500। उसके बाद अगर एक डेडलाइन है, जैसे अगर जो जून की डेडलाइन थी, जून इनटेक 6 जून को स्टार्ट हो रही है, जिन बच्चों ने 30 अप्रैल तक अपनी फीस जमा करा दी थी, हमने उनको 500 पाउंड का अर्ली बर्ड भी दिया। सो वो 3,000 की स्कॉलरशिप 3,500 की हो गई, तो उनकी फीस एंड में 15,000 पाउंड हो गई, जो कि बहुत कंपेटिटिव हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह हर इनटेक में ये अर्ली बर्ड भी होता है, ये बर्सरी भी है। इसके अलावा कोई बच्चा चाहे, सो यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है जो बच्चे को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके ऐसे देखना यस। होता है छोटा सा, वो बच्चा अप्लाई वो भी कर और सकता है। साथ-साथ थोड़ा-सा फीस को भी ब्रेक डाउन अगर हम कर दें। फीस मैंने आपको बताया कि जैसे एमएससी के हर प्रोग्राम की इनसाइड लंदन आफ्टर ऑल स्कॉलरशिप्स 15,000 रह जाती है, जिसमें से 8,000 इनिशियल है। यस। आउटर लंदन 14,000 रहती है, इनिशियल वही 8,000 है। अंडरग्रेड की फीस 17,100 है, 2,500 की बर्सरी थी, मगर हमारी अंडरग्रेड की बर्सरी आखिरी साल में एडजस्ट होती है, तो पहले साल की फीस मेन सेम, इनिशियल डिपॉजिट वही 8,000 है। इसी तरह बीपीसी एलएलएम एसमें हमारी जो फीस रेंज करती है आफ्टर ऑल स्कॉलरशिप, सारी यही है, हमारी मैक्सिमम फीस जो जाती है 16,500 समथिंग पे चली जाती है, डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से। इनिशियल डिपॉजिट सबका 8,000 है। सो इट रेंज फ्रॉम 14,000 टू दैट। इसके अलावा जैसे होता है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अच्छा एक और चीज़, जैसे मैं आपको सॉरी मेंशन टू फॉरगेट, एक बच्चा है जिसने बी बार प्रैक्टिस करना है। अब वो कहता है मैं पीजीडीएल डिप्लोमा करना ही चाहता हूँ। ठीक है। उसको पाकिस्तान में ऑनलाइन पीजीडीएल डिप्लोमा करा दें, बिल 8,000 पाउंड का पड़ेगा। 8,000 पाउंड में डिप्लोमा करे, यहाँ से डायरेक्ट बार के लिए जाए या डायरेक्ट सर्टिफिकेट के लिए जाए। बिल्कुल। एमएलओ कन्वर्जन भी ऑनलाइन होता है। हमारे पास एलएलबी भी ऑनलाइन होता है। हमारे पास अंडरग्रेड ऑनलाइन, हमारे पास मास्टर्स के कोर्सेज़ ऑनलाइन होते हैं। हमारे पास बहुत से जो कोर्सेज़ हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिनकी फीसेज़ आती हैं। अब बच्चा अगर चाहे बिल्कुल। डिग्री यूके की ले लें, जैसे यहाँ से एक्सटर्नल डिग्री आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पढ़ते हैं, आप वो डिग्री ले लें और आप ऑनलाइन डिग्री पढ़ लें। तो सिमिलरली बच्चा एमएलओ कन्वर्जन करे या पीजीडीएल करे, तो आप उसको ऑनलाइन करा लें 8,000 9,000 में डिग्री, और बच्चा वहाँ जा सकता है फिर उसके बाद। अच्छा फरहान भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मॉडर्न यूनिवर्सिटी अपनी इनोवेशन इस चीज़ की तरफ से भी जानी जाती है। आप क्या देखते हैं, चूँकि आप सीनियर बिज़नेस डेवलपमेंट इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, मैनेजर हैं यहाँ पे। आप क्या देखते हैं आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो ये एक रिलेशन है, मज़ीद कितना स्ट्रॉन्ग होगा? ठीक है, अली जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक तो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हैं, डाटा एनालिटिक्स में भी हैं। सो ये सारी फील्ड कहीं ना कहीं आईटी से लिंक होती हैं। हमारे पास अंडरग्रेड में कंप्यूटर साइंस भी है। यस। इसके अलावा जैसे बताया कि वी आर वन ऑफ दोस्त यूनिवर्सिटी सबसे पहले जिन्होंने ऑनलाइन एलएलबी किया था। वी आर वन ऑफ द रेयर यूनिवर्सिटीज का एक पूरा ऑनलाइन कैंपस है। मतलब वो कैंपस है जिसके अंदर सारे ऑनलाइन कोर्सेज को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ क्लासेस होती हैं, बच्चा नहीं है विजिट। नहीं, नहीं। सो हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी हैं। हमारा बच्चा, हमारे पास बर्लिन में भी कैंपस, गिज़मा बिज़नेस स्कूल के साथ भी हमारा है, हमारा हांगकांग में भी कैंपस है। सो हमारे पास मल्टीपल कैंपसेस हैं। हम ऑनलाइन के साथ ऑलरेडी अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारी जो करिकुलम एजुकेशन सिस्टम है, हम स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन के हिसाब से नंबर 1 रैंक हुए थोड़ा सा पहले। हमारी जो रेटिंग है क्यूएस 5 स्टार रेटेड यस। है। क्यों? तो क्यूएस 5 स्टार रेटेड आपको तो मिलती तब है कि जब करिकुलम सारी चीज़ें बहुत आपको बहुत लागू हो। बिल्कुल सो ये सारी चीज़ें प्लस हमारी जॉब मार्केट जिस तरह की चीज़ें हैं, ए
ये सब चीज़ें इससे आइडेंटिफिकेशन है कि जब बच्चा यूलो की तरफ जाएगा तो कल को रिग्रेट नहीं करेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो बार-बार कहा कि जॉब मार्केट के इश्यू आ रही हैं, वेरी ऑनेस्टली मैंने कभी अपने नहीं, किसी स्टूडेंट को नहीं सुना इसने मुझे कहा होगा सर मुझे वहाँ जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल है। ये वो हमने बड़ा इसको एक्सप्लेन आपने किया था बड़े अच्छे तरीके से कि देखें अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, सो हमें थोड़ा-सा उसके ऊपर खुद भी निगाह खुद वर्किंग करनी पड़ेगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो जान मारे और उसको जॉब देखिए वहाँ बहुत जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि यूके में जॉब्स नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ये ज़रूर देखना पड़ता है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं। यस, कुछ सबर्ब्स एरिया हैं, कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पे अगर आबादी 15,000 20,000 है यस तो वहाँ और पर वहाँ पे उस 15,000 में से 9,000 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो कितनी जॉब्स निकल आएँगी वहाँ पे। मगर हमारी शहरी यूनिवर्सिटी बहुत मेन स्ट्रीम में वो जगह है जहाँ जो 24 घंटे ज़िंदा रहने वाली सिटीज़ हैं। सो वहाँ पे दिन-रात हर वक़्त जॉब्स हैं। बिल्कुल। सो ऐसा मसला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नॉकिंग द राइट डोर कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आप काम क्या करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको जॉब्स हैं। अच्छा फरहान भाई थैंक्स फॉर द टाइम और इतना डिटेल डिस्कशन के लिए। थोड़ा-सा आप इस चीज़ को बताएँ कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली इट्स इन्फॉर्मेशन जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कोई मार्केटिंग की बात नहीं की इसके अंदर या हमने इस इदारे के लिए कोई बात नहीं की। आपका क्या ख़्याल है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए और अ, हम जैसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट को ये चीज़ फ़राहम करें, उनके लिए ये चीज़ आम होनी चाहिए? देखिए अली बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह पता है क्या है? आप जिस फ़ील्ड में है ना ये एक बड़ा नोबल काम है। बिल्कुल, अगर इसकी आप बॉटम लाइन को देखें ना तो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अच्छा, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है मगर वसीला इंसान ही होता है। बिल्कुल ऐसा। आप बहुत सारे लोगों के करियर बनाने में काम कर रहे हैं। इन द एंड आप 8-10 साल से फील्ड में वहीं बैठे हुए हैं। आपका कितना स्टूडेंट है जो यूके का, कहीं और का, कनाडा का नेशनल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। वो अपनी ज़िंदगियों में सेटल हैं, वहाँ घर ले चुके हैं। सो इन द एंड वो आपको मंथली पैसे तो नहीं भेजते। नहीं, वो दुआएँ ज़रूर दे देते होंगे मगर वो सेटल हैं। तो आप लोगों की सेटलमेंट के लिए आप लोगों के पेरेंट्स से दुआएँ लेते हैं, औलादों को सेटल कर रहे हैं। नोइंग हमें पता है हम जब एक्सपो पे इवेंट से बैठते हैं बच्चे पेरेंट आते हैं, हम हिलाते हैं, कहते हैं पैसे कैसे बाप आके से कहता है, "पुत्तर एक ही कार है बेच देंगे इन्हें सेटल कर।" सो बे मुझे ये चीज़ आई रियलाइज़ मुझे याद आती एक एक्सपो पे एक पेरेंट एक बच्चे के फादर की ना मैं खुद भी एक बाप हूँ। सो मैं इस मुझे पैसा कमाने की वैल्यू पता है। बिल्कुल, मैंने देखा है बच्चा टिप-टॉप तैयार, बाप की जूती टूटी हुई थी, स्लीपर पहना था, बाप ने टूटा हुआ। मैंने अंकल से ना बड़े दिल पे वो आहिस्ता से पूछा कि अंकल इतनी फीस है आप अफ़ोर्ड कर लेंगे? ये लाइन उनकी मुझे आज तो याद है, पुत्तर एक ही कार है बेचांगा, एदा करियर बना दे। सो इधर लोग इतने इमोशनल हैं, हम उस कंट्री में ब्लेस्ड हैं कि राइट, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं और हमारी औलाद अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है। सो मेरा हमेशा बच्चे से होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही सेटल होना है। यस, रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, यहाँ भी देना है, वहाँ भी देना है। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया, कैश नहीं मिला, वीज़ा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने रिस्क यहाँ लिखा है। यहाँ लिखा। अगर आपका रिस्क वहाँ लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, एम्बेसी, किसी की कोई वैल्यू नहीं है कि आपको वो रोक सके और अगर नहीं लिखा तो कोई नहीं भेज सकता। अच्छा, इसके साथ अली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस गाइडेंस है जो मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चों को देना चाहूँगा। हमने रिसेंट टाइम पे देखा है बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे सारी एफर्ट करने के बाद में एंड में कैश और वीज़ा पे क्यों रह रहे हैं स्टेटमेंट की वज़ह से। हमारे बच्चों को बैंक स्टेटमेंट के बारे में बहुत गलत गाइडेंस है या एम्बिग्यूइटी है और उसमें अक्सर बच्चे एजेंट की बात भी नहीं मानते। वो कहते हैं जी आप फरमाइश कर रहे हैं। या अच्छा यूके वे की बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो रही हैं। एक तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ हर वो अकाउंट जो नया खुल रहा है 3 महीने के अंदर है उसका प्रूफ ऑफ फंड डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा। बिल्कुल ऐसे। हम लोग फंड्स अरेंज करते हैं या बच्चे के जेन्युइन सेल लीड है जो भी है पैसे हैं, पहली प्रेफ़रेंस हमेशा रखें। देखिए यूके में ना आपके सिर्फ़ पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बहन-भाई नहीं कर सकते। हमेशा कोशिश करें कि आपके पेरेंट्स का अकाउंट हो। उसकी वजह ये है कि 15-20 साल पुराना अकाउंट होगा। एम्बेसी को बड़ा ट्रस्ट होगा कि यार देखो 20 साल से रिलेशन चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही प्लस जो बच्चा जाने वाला है उसके फादर ने अगर आपको 80 लाख रुपए देने हैं, कुछ ना कुछ तो अपने अकाउंट में भी होता होगा। बिल्कुल सो ऐसे अगर लॉन्ग टर्म कहीं डॉक्यूमेंट इसके आपकी माँगे नहीं ट्रांज़ैक्शंस भी तो रहती हैं। वो होगी हल। प्लस अगर वो नहीं हो सकता तो काउंसलर के लिए और बच्चे के लिए गाइडेंस ये है कि जिस वक़्त वो ये सोच ले ना कि मैंने बाहर जाना है, अपना अकाउंट खोल ले। ताकि जिस वक़्त आप कैश और वीज़ा अप्लाई करें, आपका अकाउंट महीना पुराना ना हो। हमने वो अकाउंट देखे हैं, अभी मेरे पास जून इनटेक के लिए एक बच्चे ने 22 मार्च को अकाउंट खोला है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे 24 मार्च से स्टेटमेंट स्टार्ट है। अब एम्बेसी और यूनिवर्सिटी प्रूफ क्यों नहीं माँगेगी? प्लस फिर बच्चों से माँगा जाता है प्रूफ दे दें, तो वो अपने फादर का एक एफिडेविट लगा देते हैं कि ये मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एफिडेविट इज़ अ सपोर्ट डॉक्यूमेंट, या एफिडेविट इज़ नॉट अ प्रूफ डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सिटी या एम्बेसी पूछ रही है कि भाई ये फादर के पास पैसे कहाँ से आए हैं?
कोई सेल लीड है, कोई बिज़नेस है, कोई क्रॉप बेची है, ज्वेलरी बेची है, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। बस उर्दू में नहीं चाहिए, उसकी वो ट्रांसलेशन उसको प्रॉपर चाहिए, प्लस आपके पास जेन्युइन पैसा है, आपकी स्टेटमेंट है। अब बच्चों को ये डर रहता है कि जी ठीक है, मिनिमम स्टेटमेंट अमाउंट पे चलती है। वी हैव सीन स्टेटमेंट के एक बच्चे ने स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो बैलेंस से स्टेटमेंट हमें दे दी है और अगले दिन पैसे सारे आए हैं। तो एज़ पर द पॉलिसी जिस स्टेटमेंट में मिनिमम बैलेंस होगा ना, वो उठाएँगे, वो उठाएँगे। कैश रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक बच्चा है, उसने 4 मिलियन ओपनिंग बैलेंस, उस दिन 10 लाख, 10 लाख, 7 लाख, अगले दिन 3 लाख है, 70 लाख पूरा कर दिया। मगर स्टूडेंट नीड टू अंडर और उसने 30 दिन की स्टेटमेंट दी। उसको आइडियली वो स्टेटमेंट 2 दिन बाद से देनी चाहिए थी, हमें तो 28 दिन की चाहिए। 40 दिन की चाहिए। टेक्निकली उसका मिनिमम बैलेंस 4 मिलियन था। सो सब कुछ करने के बाद उसने अपने हाथ से अपना कैश ज़ाया कर दिया। इसी तरह एक बच्चे के पैसे पड़े हैं, अली आपकी मेरी तनख्वाह आती है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास तो अ, अगर मेरा जो बैंक अकाउंट है, मेरे पास बैंक अकाउंट में पिछले अगर मैं 6 महीने की ट्रांज़ैक्शन निकालूँ, 6 क्रेडिट होंगे, 6 सैलरियाँ आई हैं, मगर यस, मेरी डेबिट ट्रांज़ैक्शन को 200 से ऊपर होगी। बिल्कुल ऐसे ही। कभी कहीं कार्ड अब एक बच्चे का अगर अकाउंट है, आप थोड़ा-सा अकल को इस्तेमाल करके उसको यूज़ करें कि मैं अगले को शो करूँ, ठीक है सेविंग है, मगर हम करते क्या, हम अपने एक अकाउंट से पैसे उठाकर दूसरे में रखते हैं कि हम इसको सिर्फ़ स्टेटमेंट के लिए रखें। यस, नेवर डू दैट। यस। जो अकाउंट चल रहा है उसी को चलाएँ, या अगर किसी वजह से आपको दूसरा अकाउंट रखना पड़ रहा है, उसका कार्ड पहले दिन से हो, उसको यूज़ करें। जिन जगहों पे लिखा हुआ है पेट्रोल भराया, पेट्रोल पंप का नाम आए, रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट पे कार्ड 2000, 3000, 4000, फार्मेसी, मेडिकल लिया, ग्रोसरी की, दिन की 1-2 ट्रांज़ैक्शन जब करते हैं, करें। आपकी स्टेटमेंट 1.5-2 पेजेज़ की होनी चाहिए, जिसमें ट्रांज़ैक्शन डेबिट की हों और आपको नज़र आए कि अगर 70 लाख चाहिए था, आप 71 लाख मेंटेन करो, 1 लाख खर्चे। 1 लाख खर्चा ताकि बिल्कुल नज़र ऐसे आए कि यार ये बच्चे ने महीना ये तो रूटीन खर्चता है। कभी-कभार उसमें 2-4 हज़ार जमा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। आपके मेरी अपनी 6 महीने की स्टेटमेंट है, 6 क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है मेरी सैलरी की और 1 मैंने कहीं किसी को पैसे इन्वेस्ट किए थे, वापस आए, बॉस को पूरा डॉक्यूमेंट है, वो ट्रांज़ैक्शन है। बिल्कुल। सो पैसा आ भी सकता है, यस। मगर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसके कपड़े का कारोबार है, उसने रिसेंट भी स्टेटमेंट लगाई। सो वो अपनी हर सेल को ना वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराता था। लोग आए, जी मेरे ये मीज़ान बैंक अकाउंट में या मेरे यूबिल अकाउंट में पैसे आप ऑनलाइन कर दें। वो मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना। अब हुँ, एक दिन में उसकी 6 ट्रांज़ैक्शन 3-3 4-4 हज़ार की आ रही हैं। सो वो एडवाइजेबल नहीं है। सो आपको अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन प्रॉपर तरीके से ऐसे करना है। आपने देखिए यूनिवर्सिटी ने बेसिकली ना आसानियाँ करनी है। अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाएँगे जिसपे डाउट्स आना शुरू हो जाएँ, वो प्रॉब्लम है। प्लस कोशिश करें उन बैंक्स में स्टेटमेंट मेंटेन करें जो कलर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, बिल्कुल। कलर लेटर कल कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट देते हैं। हमारे कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि ना वो टाइपो अभी भी पुराने वाले स्टेटमेंट देते हैं कि यही है। यही है। सो अगर बैंक आपको क्लियर कह रहा है कि नहीं है, तो आपका फ्यूचर आप पहले दिन से उनका फॉर्मेट देख लें, वहाँ अकाउंट ना रखें। ना रखें, बिल्कुल। आप उन अकाउंट में रखें जो आपके लिए आसानियाँ देते हैं, जो अकाउंट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। मैंने अभी रिसेंटली एक बैंक देखा है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता कि प्लेटफ़ॉर्म है। आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर बारकोड लगा दिया। सो अब अगर यूनिवर्सिटी ने, एम्बेसी ने उसकी बच्चे की स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है, सो उस यूनिवर्सिटी को ईमेल करने को उन्हें बारकोड वेरिफिकेशन, सीधा बच्चे का ऑनलाइन अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। बिल्कुल ऐसे वो बारकोड करते हैं, वो ले जाता है कि आपने इसमें पेमेंट करनी है, इसमें कर दें। सो अब आप बच्चों को भी थोड़ा ये पहले ना थोड़ी वर्किंग करनी है। बिल्कुल। आपका भी काम है, आप बच्चों को गाइड करें कि यार ये 4 बैंक है, हमने देखा यूके में इनकी स्टेटमेंट बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट होती हैं। सो योर टीम शुड आल्सो नो दैट, स्टूडेंट शुड आल्सो नो कि इन द एंड कैरियर स्टूडेंट का ये है। असल चीज़ ये यार ये वो सारी प्रैक्टिस फरहान भाई स्टूडेंट के लिए। मेरे हिसाब जनरल से इस सारे केस में सबसे ज़्यादा जो एफर्ट और होमवर्क होना चाहिए, बच्चे को होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये ऑपोज़िट होता है। हमारे केस में बच्चा सबसे ज़्यादा कहता है, भाई एजेंट को दिया ना, वो वाह! करेगा, मेरा काम नहीं है। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, मगर बाय टाइम आई होप कि हम इस जैसे आज ये सेशन किया है, शायद वो अगर एक बच्चा भी इसके करके कर ले कि यार मेरा करियर है, बिल्कुल ऐसे मैं तो ये तो इन्फॉर्मेशन इसी वजह से बिल्कुल। थैंक यू फरहान भाई। एंड पे थोड़ा-सा आप अपने तौर पे क्या एक मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, एक कम्युनिटी को चूँकि आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है और आप अरसा-दराज से यहाँ पे जो है ना सर्विसेज़ दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। थोड़ा-सा एजुकेशन से रिलेटेड। चलिए मैसेज जैसे मैंने आपको पहले दिया है कि बच्चे के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखें स्टूडेंट ना, मैंने पहले बताया कैरियर बच्चे का है। बच्चे की एफर्ट ज़रूरी है। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि हलाल कमाई वो है जिसमें आपकी मेहनत है। सो आपने अगर अपना करियर बनाना है और आप पहले दिन से करियर बनाते हुए सोच रहे हैं ना कि यार एजेंट मुझे हेल्प कर देगा या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए काम कर देंगे या फलां यूनिवर्सिटी वाला कर देगा। अगर आपकी एफर्ट उसके अंदर नहीं है ना, सो आप अपने करियर के साथ पहले दिन से खेल रहे हैं। प्लस उम, आपका का हर बंदे का ना एक डेज़िग्नेटेड काम होता है। मेरा काम है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टाफ हूँ, मैं आपको उसके बारे में बेहतर गाइड कर सकता हूँ। आप अगर मेरे से पूछें कि फलाँ गाड़ी कौन-सी अच्छी है, शायद मैं आपको नहीं बता सकता।
एजेंट्स हैं, मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनका ये स्पेशलिस्ट काम है। मैं नहीं कहता कि आप ज़रूर एजेंट के थ्रू अपना काम करें, मगर एटलीस्ट जाएँ, पूछें और अगर आपको लगे कि एजेंट की नॉलेज आपसे बेहतर है और एजेंट जो चीज़ आपको बता रहा है वो आप नहीं आसानी से कर सकते, सो प्लीज़ डू नॉट प्ले विद योर कैरियर। अपनी होमवर्क करें, अपनी एफर्ट्स करें, एजेंट के साथ ज़रूर इस नोशन में कि सर मेरा एसओपी है ना ये ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे मेरे वीज़े में डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए। मगर अगर एजेंट आपकी हैसल ले रहा है, उसके बाद भी लेके चलें और अगर आपको लगता है उससे बेहतर कर सकते हैं खुद करें। मगर अगर आपको लगता है ये उसका काम है, स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड है, लेट देम डू इट ताकि वो आपके लिए चीज़ें बेहतर कर सकें। और जब आप बाहर जा रहे हैं, तो ये सोच के जाएँ कि कोई सोने का डवाला लेके आपकी प्लेट आपके लिए नहीं बैठा हुआ। तो आपको वहाँ जाके अपने लिए मेहनत करनी है, करनी पड़ेगी। फॉर सेक ऑफ योरसेल्फ, योर करियर, फॉर सेक ऑफ योर पेरेंट्स। सारे चीज़ में ना स्टूडेंट को ये पता होना बड़ा लाज़मी है कि सारी चीज़ में ना करियर स्टूडेंट का ज़रूर है। स्टूडेंट का सो एफर्ट भी उसने करनी है। बिल्कुल दैट इज़ माय ओनली सजेशन टू स्टूडेंट। बिल्कुल इसी वजह से हम यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन और ये सीरीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। आज का ये पॉडकास्ट सीरीज़ इसका मकसद लॉ के स्टूडेंट्स के साथ-साथ बिज़नेस के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने करियर को आगे देखने के साथ-साथ अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। सो हमारे साथ बने रहिए और पैरागॉन एड पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कि कंट्री मैनेजर्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑफ़िशियल है, हमारे साथ बने रहिए। इजाज़त दें। फरहान भाई, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच वन्स अगेन फॉर हैविंग मी। बहुत इट्स अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।